So, welcome back, my dear students, into the next class of your Indian Contract Act pertaining to the business laws का subject. अब हमने लास्ट क्लास में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो लास्ट क्लास चल रही थी उसमें दो काम किए थे. एक तो सबसे पहले हमने फिनिश कर दिए थे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, और दूसरा हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर्स देखने चालू किए थे. क्विक रिवीजन कर लेते हैं. एक तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर का, और उसके बाद में बचे हुए जो टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं उनको भी करना स्टार्ट करते हैं. आइए, असेंशियल एलिमेंट, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, तो असेंशियल एलिमेंट्स को कई बार लीगल रूल्स भी बोला जाता है. लीगल रूल्स यानी कि यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हो सकता है स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर इस तरीके से भी आ जाए, या फिर स्टेट द लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर इस तरीके से भी आ जाए. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वर्ड असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स एक ही बात है. आंसर वुड बी दी सेम इन दी गिवन कंटेक्स्ट. ठीक है. क्विक रिवीजन. The offer must be capable of creating legal relationships, social या moral तरीके का नहीं होना चाहिए. The offer must have its terms definite और clear, यानी कि certainty का element होना चाहिए. Uncertainty का element यदि आ गया है तो फिर problem होगी. An offer is different from invitation to offer. Those 5 or 6 examples which we have done, and willingness वाला जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इम्पॉर्टेंस प्ले करेगा. नेक्स्ट, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी. जब तक सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में ध्यान ही नहीं है तो उसके एक्ट, एक्सेप्टेंस के एक्ट कभी नहीं कहलाएंगे. और ये तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि सामने वाले को ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ेगा. केवल अपने मन में ऑफर सोच के रख लेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा, और सामने वाले को ऑफर का पता पड़ना चाहिए. ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स है. द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, यानी कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस. अगेन द सेम विलिंगनेस वाला पॉइंट. एन ऑफर में बी कंडीशनल, कंडीशन डाला हुआ ऑफर हो सकता है कि यदि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो इस कंडीशंस को फॉलो करना होगा. वो कंडीशंस डेफिनेटली सामने वाले को पहले बताई हुई होनी चाहिए, उसकी नॉलेज में होनी चाहिए. ठीक है. एन ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ये कल किए थे हमने पॉइंट. क्या था डिटेल? एन ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर में कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है कि मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं, आपकी कार 10 लाख रुपए में खरीदने का ऑफर है, और यदि आपने इस ऑफर का जवाब अगले 7 दिनों में मुझे नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. ये बहुत ही वाहियात तरीका है, ऐसा काम नहीं करना है. एन ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म कि आपने ऐसा काम नहीं किया, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. जवाब नहीं दिया, कुछ भी काम नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. बैड. नेक्स्ट, an offer may be specific offer or a general offer. ऑफर स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है, ऑफर जनरल ऑफर भी हो सकता है. स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं? द ऑफर्स विच आर गिवन टू आइदर अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेशल पर्सन. यस, स्पेशल ऑफर भी तो बोलते हैं इनको, स्पेसिफिक ऑफर्स को. याद आया? यस. तो ऑफर जो एक स्पेसिफिक आदमी को दिए जाते हैं केवल वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है. आइदर एक्स ने यदि वाई को कुछ ऑफर दिया है तो आइदर वाई और एट मैक्स हिज ऑथराइज्ड एजेंट
can accept that offer on his behalf, but no other person has got any right to accept that offer. ठीक है, Z आके उस ऑफर को एक्सेप्ट चिल्ला के और X के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि Z को तो ऑफर दिया ही नहीं गया था बाबू. ठीक है. सो एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर. तो पहला तो ये स्पेसिफिक ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन यानी कि Y या फिर एक स्पेशल पर्सन, ठीक है, उसको दिया गया हो. और स्पेसिफिक में हमने क्या पढ़ा था, टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, केवल उन्हीं को दिया गया है. लाइक पहला एग्जाम्पल, इसमें एक कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये ऑफर केवल उस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ही है. लाइक एक ग्रुप इंश्योरेंस या फिर एक इंश्योरेंस की फैसिलिटी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ही दे रही हैं. सो दोज आर दोज स्पेसिफिक पर्सन्स हु हैव गॉट द राइट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर. या फिर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल कंपनी ने कुछ स्पेशल ऑफर निकाला है कुछ डॉक्टर्स के लिए ही. ये कौन है, स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल. हु आर दोज स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक डॉक्टर्स. अ नॉन डॉक्टर कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर. सो स्पेसिफिक ऑफर, who are the offers which are given to specific or special person, only those persons or that specific or special group of persons have the right to accept that offer, but no other person. And what are general offers? याद कीजिए, जनरल ऑफर्स क्या होते हैं. जनरल ऑफर्स आर द ऑफर्स विच आर गिवन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन टू द पब्लिक एट लार्ज, to the public at large. Yes. तो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, दैट इज नोन एज अ जनरल ऑफर. ठीक है. और हमने दो केस लॉज देखे थे. एक तो था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ये एग्जाम्पल दो जगह रेफर हो चुका है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जहां पर गौरी दत्त साहब के घर का बच्चा गुम जाता है और गौरी दत्त साहब इस दौरान लालमन शुक्ला को भेज देते हैं, जो उनका एक सर्वेंट है, उसे भेज देते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए. और इस दौरान मन में एक विचार और आता है गौरी दत्त साहब के, तो जो भी बच्चा ढूंढ के लाएगा उसे उसके लिए 1000 रुपए का ऑफर, 1000 रुपए का एक इनाम डिक्लेयर कर देते हैं. यही था केस. इसमें गौरी दत्त साहब ने जो एक जनरल ऑफर दिया है टू द पब्लिक एट लार्ज, इसके भी दो कैटेगरीज देखे थे हमने जनरल ऑफर्स के. तो वो जनरल ऑफर जो गौरी दत्त ने दिया है टू द पब्लिक एट लार्ज, उसका एक्सेप्टेंस केवल एक ही बार हो सकता था और एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता, क्योंकि एक ही एक्सेप्टेंस आता. जबकि एक सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने और देखा था, याद कीजिए, सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा देखा था. द सेकंड एग्जाम्पल विच वी सॉ वॉज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. मैं वापस बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. इट्स अ लैंडमार्क केस, इंग्लिश केस है, लैंडमार्क केस है. पुनः रिवीजन करा रहा हूं आपको. कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल. ये क्या थी, एक दवाई बनाने वाली कंपनी थी जिसने एक स्मोक बॉल्स बनाई. उन स्मोक बॉल्स के बारे में क्या बोला था, स्मोक बॉल्स के बारे में बोला गया था कि आपने इन्हें हमारे डायरेक्टेड तरीके से लिया, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उस तरीके से आपने इन स्मोक बॉल्स को सूंघा, कंज्यूम किया, तो आपको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी. और हमारे डायरेक्शंस के अनुसार यूज करने के बावजूद आपको यदि इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाती है तो हम आपको 1000 रुपीज देंगे. ठीक है. और हम अपने ऑफर के प्रति सीरियस हैं ये दिखाने को इन्होंने एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में इस पर्पस के लिए कुछ रुपए एडवांस में जमा भी करा दिए लोगों को देने के लिए, इन केस दे गेट
इन्फेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। तो अब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये जो ऑफर दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया कि आप इस तरीके से हमारी स्मोक बॉल कंज्यूम कीजिए, किसी को कुछ इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, हो जाता है तो हम उसे रुपए देंगे बदले में। ओके, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल ऑफर, सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड कैटेगरी ऑफ ए जनरल ऑफर वेयर इन, जहां पर जितने लोगों ने इस ऑफर को पढ़कर उन स्मोक बॉल्स को डायरेक्टेड वे में लिया, उतना ही वो एक्सेप्टेंस वाला एक्ट हो गया। और पर्सन 1 ने, पर्सन 2 ने, पर्सन 3 ने, पर्सन 4 ने, सब ने वो काम किया था, एक्सेप्टेंस 1 2 3 4 आया और उतने ही अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनते चले गए। हर बंदे का कॉन्ट्रैक्ट बनता चला गया विद द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता चला गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि ये तो कंज्यूम करेंगे स्मोक बॉल इन द डायरेक्टेड वे, और यदि फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो स्मोक बॉल कंपनी इनको कंपनसेट करेगी। क्लियर है या नहीं एग्जाम्पल? इट्स वेरी क्लियर। और इसी केस में डिसाइड हुआ था कि इस तरीके के जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं। कोर्ट ने ये बोला था, क्योंकि कंपनी अड़ गई थी, इस तरीके से थोड़ी ना ऑफर और एक्सेप्टेंस चलता है। कोर्ट ने बोला बाकायदा हो सकता है। और मिसेस कार्लिल ने केस किया था क्योंकि उनको ऐसे तरीके के बाद में भी इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो गई थी, वो इन्फ्लुएंजा कैच कर गया था। ठीक है, और सबको पैसा, और मिसेस कार्लिल को पैसा देना पड़ा था उस कंपनी को। द डिसीजन केम इनटू द फेवर ऑफ मिसेस कार्लिल। सो सेकंड कैटेगरी ऑफ जनरल ऑफर्स, जहां पर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं। ये स्पेसिफिक और जनरल ऑफर्स हमने टाइप ऑफ ऑफर्स में भी पढ़े थे या नहीं? और भी टाइप्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। नेक्स्ट, the offer may be a positive offer or a negative offer. Positive offer is an offer to do something, negative offer is offer not to do something. And last, the offer may be expressed or implied offer. Expressed, which is made in words, either oral or written, उस तरीके से ऑफर दिया हुआ। implied offer, which is given through conduct of the parties. Implied offer wherein no words have been used. बहुत क्विकली 10 मिनट में मैंने आपका रिवीजन करा दिया है। आइए, अब हम लोग कल देख रहे थे वेरियस क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑफर, जहां पर हमने जनरल ऑफर कर लिया, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर भी कर लिया। लेट्स टुडे कंप्लीट विद द क्रॉस ऑफर्स, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज और पॉइंट्स हैं, क्रॉस ऑफर्स, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। ध्यान से समझिएगा। आइए सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग क्रॉस ऑफर्स के साथ में। देखिए, एक बार पढ़ लीजिए। व्हेन टू पार्टीज मेक्स आइडेंटिकल ऑफर्स। आइडेंटिकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एकदम एक जैसे, आइडेंटिकल। आपकी शर्ट मुझसे एकदम मेरी शर्ट के आइडेंटिकल है, दोनों एक ही साइज की है, दोनों का नंबर भी सेम है, दोनों का कलर भी सेम है, दोनों का ब्रांड भी एक ही है। सो बोथ द शर्ट्स आर आइडेंटिकल शर्ट्स। यस, सो व्हेन टू पार्टीज मेक्स आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर, यानी कि एकदम एक जैसे ऑफर्स, एक्स भी वाई को दे रहा है और वाई भी एक्स को दे रहा है, in ignorance of each other's offers, the offers are known as cross offers, and this is not binding contract, as one's offer cannot be construed as acceptance by another. आइए समझना चालू करते हैं। एक पर्सन है राम, दूसरा पर्सन है अनिल। राम ने अनिल को एक लेटर के द्वारा, राम जी रहते हैं जोधपुर में, अनिल भाई साहब रहते हैं जयपुर में। ठीक है, राम जी ने अनिल जी को एक लेटर के थ्रू ऑफर दिया, क्या आप मेरा जोधपुर में जो घर है इस एड्रेस पे जिसका साइज इतना है, क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे? मैं आपको ऑफर
देता हूँ, क्या आप मेरा घर मुझसे 50 लाख रुपए में खरीदेंगे? आई एम गिविंग यू एन ऑफर। ठीक है, अनिल जी को अभी तक वो लेटर मिला नहीं है और अनिल जी को वो पता भी नहीं है कि राम बाबू ने ऐसा एक ऑफर उनके लिए शूट किया हुआ है। इसी दौरान अनिल जी ने भी एक बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर राम जी के लिए भेज दिया बाय द वे ऑफ लेटर। क्या क्या आप आपका घर, अनिल जी ने राम जी को लेटर में क्या लिखा? क्या आप आपका घर मुझे 50 लाख रुपए में बेचेंगे? तो अब क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता दैट राम और अनिल के बीच में एक तरीके के क्रॉस ऑफर हुए हैं? यस, एकदम आइडेंटिकल, एक जैसे क्रॉस ऑफर्स। ये क्रॉस ऑफर्स ऐसे क्यों? क्योंकि राम ने भी ऐसा ही एक ऑफर अनिल को दिया है और अनिल जी को पता नहीं था, और इस दौरान उन्होंने भी ऐसा एक ऑफर राम भाई साहब को दिया है। सो पहला कैचवर्ड क्या है क्रॉस ऑफर्स का? देखिए, क्रॉस ऑफर्स का पहला कैचवर्ड है आइडेंटिकल ऑफर्स। आइडेंटिकल ऑफर्स, दोनों पार्टी एक जैसे ऑफर्स एक दूसरे को देती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कैचवर्ड क्या है क्रॉस ऑफर्स का? इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट दैट सामने वाली पार्टी ने भी एकदम ऐसा ही आइडेंटिकल ऑफर उनके लिए दे रखा है, उनके लिए सोचा हुआ है या शूट कर दिया है। ठीक है, पहली बात तो क्रॉस ऑफर में एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स एक पार्टी दूसरे को और दूसरे पार्टी पहले को देती है। दूसरा कैचवर्ड है इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट दैट पहली पार्टी ने भी ऐसा ही ऑफर मेरे लिए छोड़ा हुआ है और दूसरी पार्टी को भी पता नहीं, पहली पार्टी ने और पहली का पार्टी को भी पता नहीं कि दूसरी पार्टी ने उसके लिए ऐसा एक ऑफर छोड़ दिया है। ठीक है, यदि पता होता तो क्या ऐसा काम करते? नहीं करते ना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्रॉस ऑफर राम ने अनिल के लिए दिया है और अनिल ने राम के लिए दिया है, ये पहला क्रॉस ऑफर में ये पहला ऑफर नंबर 1 और ये दूसरा ऑफर नंबर 2। सो ये जो ऑफर नंबर 2 फ्रॉम अनिल टू राम cannot be taken as an acceptance, it cannot be taken as an acceptance towards offer number 1 given by Ram to Anil, and offer number 1 cannot be taken as an acceptance, it cannot be taken as an acceptance towards offer number 2 given from Anil to Ram। यानी कि एक दूसरे को जो आइडेंटिकल ऑफर्स दिए हैं अंडर इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि सामने वाले ने भी हमें ऐसा ही कोई ऑफर दे रखा है, तो पहले ऑफर के लिए दूसरा ऑफर एक्सेप्टेंस माना नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस आते ही क्या बन जाता है? वो पूरा शूट होके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या नहीं बन जाता है? सारे एलिमेंट्स पूरे होते हैं तो यस। तो पहले ऑफर के लिए दूसरे ऑफर को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस नहीं मानना है और दूसरे ऑफर के लिए पहले ऑफर को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। जब आप एक्सेप्टेंस मान ही नहीं सकते हैं बाय डिफॉल्ट, तो अलग से एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत रहेगी। बात समझिएगा, अलग से देने की ज़रूरत रहेगी। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए। नंबर 1 आइडेंटिकल ऑफर्स, नंबर 2 इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, these are called cross offers, and it is not a binding contract because one's offer cannot be construed as acceptance by another। पहले ऑफर के लिए दूसरा ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं और दूसरे ऑफर के लिए पहला ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। क्रॉस ऑफर्स का मतलब समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट, दैट इज द काउंटर ऑफर। That is the counter offer. When the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in terms of the original offer, he is said to make, it's not made, he is said to make a counter offer। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी कैटेगरी है। आइए पढ़ना चालू करते हैं, समझना चालू करते हैं कि ये काउंटर ऑफर किसे कहा जाता है।
देखिए, काउंटर ऑफर, जनरली हम सब के खून में एक आदत होती है निगोशिएशन की। निगोशिएट करे बिना अपने को क्या मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो अब देयर इज अ पर्सन राहुल। राहुल ने राजा को एक ऑफर दिया, राजा जी क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे? क्या आप अपना घर मुझे 1 CR में 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे? ठीक है। अब राजा जी हाँ बोल दें सीधा सीधा, तब तो उनकी नाक कट जाएगी, क्योंकि निगोशिएशन तो हमारे खून में होता है, ठीक है। राजा जी ने कहा यार ठीक है मैं बेच दूंगा, पर मुझे 1 करोड़ नहीं, मुझे चाहिए 1.2 करोड़ रुपीस, मुझे 1.2 करोड़ रुपीस चाहिए। तो अब एक्चुअल में ऑफर देने वाला कौन हुआ? ऑफरर। जिसे ऑफर दिया गया वो कौन हुआ? ऑफरी। ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, राहुल ने राजा को ऑफर दिया, घर बेचोगे क्या 1 करोड़ रुपए में? राजा ने एक्सेप्टेंस तो दिया, लेकिन कैसा एक्सेप्टेंस दिया? नहीं 1 करोड़ में तो नहीं बेचूंगा, पर 1.2 CR में बेचूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस ध्यान से समझना, कैसी एक्सेप्टेंस हुई? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्यों क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुई? क्योंकि एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जैसा ऑफर एग्जैक्टली वैसी एक्सेप्टेंस, एग्जैक्टली वैसी, हाँ मैं अपना घर 1 करोड़ रुपए में बेचने को आपको तैयार हूं, ठीक है। यदि राजा जी को इस ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस देना है तो राजा जी को एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस देनी होती है। ये नियम होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का, कि यदि आपको एक्सेप्टेंस देनी है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है तो एज इट इज देनी है, एकदम एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस देनी है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगाना है। इफ एंड बट के साथ में दी हुई एक्सेप्टेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो जाती है इफ एंड बट के साथ में, यानी आपने उसमें कुछ क्वालिफिकेशन लगा दिया है। आपने क्या किया है? उसमें कुछ क्वालिफिकेशन लगा दिया, आपने उस एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट या क्लीन रखने की बजाय क्वालिफाइड कर दिया है। क्वालिफाइड कर दिया मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो ऐसी एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस ट्रू स्पिरिट में मान ही नहीं सकते हैं। सो राहुल ने राजा को जो ऑफर दिया था, राजा को उसे एक्सेप्ट करना है। ऑफरर ने ऑफरी को जब ऑफर दिया, ऑफरी को जब उसे एक्सेप्ट करना है, तो ऑफरी को एकदम वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस देना होगा जैसा कि ऑफर है, तब तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस इफ एंड बट के साथ में यदि दी गई है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती है, और जब ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। पहली बात तो ये समझ ली, एक्सेप्टेंस देनी है तो एब्सोल्यूट दो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि ये जो चीज़ हुई है जहाँ पर एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी गई है जो कि एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती है, ठीक है, दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। दिस इज एग्जैक्टली नोन एज, अपन पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में एक तो देखा क्रॉस ऑफर, दूसरा देखा काउंटर ऑफर। दोनों को आपस में मिक्स मत कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो राजा ने, ऑफरी ने ये जो काम किया है ना, ये कहलाता है काउंटर ऑफर देना। ये तो हो गया ओरिजिनल ऑफर, यस, और ये हो गया जो कि राजा भैया ने राहुल भैया के साथ में किया ना, ये तो हो गया काउंटर ऑफर। समझ में आया काउंटर ऑफर किसको बोलते हैं? यस। तो अब एक्चुअली क्या हो गया, काउंटर ऑफर देने के कारण दो चीजें हो रही हैं राजा और राहुल के बीच में। नंबर 1,
इस काउंटर ऑफर के लिए ये तो बन गए अब ऑफरर और ये बन गए ऑफरी। यस, इस काउंटर ऑफर के लिए, नए वाले ऑफर के लिए ये तो हो गए ऑफरर और ये हो गए ऑफरी। ये एक नया ऑफर है। तो पहला बात, काउंटर ऑफर से अब पाले चेंज हो गए, ये बन गए ऑफरर, ये हो गए ऑफरी। अब राहुल जी को भी यदि 1.2 करोड़ पे एक्सेप्टेंस देनी है, तब तो उन्हें भी एक्सेप्टेंस का रूल क्या है, जैसा ऑफर वैसी एक्सेप्टेंस, नो इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स लगाते ही वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। बात क्लियर हुई? तो अब राहुल जी बन गए ऑफरी और राजा जी बन गए ऑफरर। 1.2 CR राहुल को यदि एक्सेप्ट करना है तो 1.2 CR पे एज इट इज हाँ भरनी है। नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2 पॉइंट कि जब काउंटर ऑफर शूट किया राजा ने राहुल को, तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। ओरिजिनल ऑफर कई जगह आपको मे लैप्स मिलेगा, कई जगह आपको सिंपली द ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस मिलेगा। ओरिजिनल ऑफर यानी कि राजा ने जो राहुल ने जो राजा को दिया था अपना घर 1 करोड़ रुपए में बेचते हो क्या, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 बातें हो सकती है, या तो राहुल को जो राजा ने ऑफर दिया है मैं बेच तो दूंगा लेकिन 1.2 CR में, ये एक तरीके का क्या हो गया, नया ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। तो अब राहुल को एक्सेप्ट करना है तो 1.2 CR पे हाँ बोल दे, नहीं तो रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दे। तो पहली बात तो ये कि इस तरीके से इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। दूसरी बात ये कि इस तरीके से ये जो दिया गया है उसके कारण ओरिजिनल काउंटर ऑफर के कारण ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस खत्म हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल ऑफर खत्म होने के मायने क्या है, ओरिजिनल ऑफर क्या था, यहां से यहां ऑफर आया था 1 CR में अपना घर बेचते हो क्या, तो वो ऑफर अब क्या है, खत्म हो गया। यानी कि राहुल इस समय जब काउंटर ऑफर राजा ने उसे शूट किया है 1.2 CR का, राहुल यदि मना कर भी देता है तो अब राजा वापस पीछे जाके 1 करोड़ वाले ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे नहीं सकता, क्योंकि अब वो ऑफर ही लैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखो ऑफर का एकदम से जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो पूरा, यदि दूसरे एलिमेंट से, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक वो पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता है। तो हम जब बोलते हैं आपने एकदम क्लीन एक्सेप्टेंस नहीं दी है, कई बार लोगों की आदत होती है ना, अच्छा ठीक है मैं 1 करोड़ में ही बेच दूंगा। नहीं भैया, अब तो वो पुराना ऑफर लैप्स हो चुका है। एज सून एज यू हैव शूटेड अ काउंटर ऑफर, तो पुराना ऑफर लैप्स हो चुका है। यानी कि अब राजा राहुल को बाइंड नहीं कर सकता, नहीं आपने मुझे 1 करोड़ का ऑफर दिया था तो अब मैं आपने मुझे ऑफर दिया था तो अब मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, तो अब आपको मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदना पड़ेगा। अब नो, एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। ये बात समझ में आई? यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया तो अब राजा वापस जाके जबरदस्ती नहीं कर सकता राहुल के साथ में एक्सेप्टेड बोल के, नाउ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं बोल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ राहुल। इसीलिए कई जगह वर्ड में द ओरिजिनल ऑफर मे लैप्स, ठीक है, और कई जगह द ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब राहुल की स्वीट विल पे है कि वो पुराने ऑफर से बंधना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, क्योंकि ऑफर तो भैया लैप्स हो चुका है। बात समझ में आई? ठीक है, काउंटर ऑफर क्या होते हैं? एज सून एज दी काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो इसमें, सबसे पहली स्टेज पे राहुल ने राजा को ऑफर दिया, क्या अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचोगे? राजा ने जैसे ही बोला बेच तो दूंगा पर 1.2 CR चाहिए, उसके साथ ही ओरिजिनल, जैसे ही ये काउंटर ऑफर आया, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया या नहीं हो गया? यस, हम तो यही मान के चलेंगे कि अब ये लैप्स हो चुका है। पर निगोशिएशन तो भैया सबके खून में होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो अब राजा बन गया ऑफरर और राहुल बन गया ऑफरी। ठीक है,
और ये हो गया काउंटर ऑफर, ठीक है। अब जब निगोशिएशन सभी के खून में होता है भैया, तो अब इन दोनों ने, राहुल ने वापस बोला, क्या बोला, चल न तेरी न मेरी, अपना घर 1.1 करोड़ में बेचता है क्या? मैंने 1 करोड़ बोला, तूने 1.2 करोड़ बोला, चल अपन न तेरी न मेरी अपना घर 1.1 करोड़ में सौदा तय करता है क्या? तो अब ये वाली जो चीज है, ये वाला जो ऑफर है, इट इज अगेन अ काउंटर ऑफर टुवर्ड्स दिस ऑफर, इट इज अगेन अ काउंटर ऑफर टुवर्ड्स दिस ऑफर, और ये बंदा वापस ऑफरर बन जाता है और ये बंदा वापस ऑफरी बन जाता है इस नए वाले ऑफर में। और काउंटर ऑफर का रूल अपन ने क्या पढ़ा था? काउंटर ऑफर का रूल अपन ने पढ़ा था कि ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस विद द शूटिंग ऑफ काउंटर ऑफर। इस वाले काउंटर ऑफर के लिए ओरिजिनल ऑफर कौन सा है? ये वाला सेकंड स्टेज पे जो बना हुआ है, ये वाला ऑफर इस काउंटर ऑफर के लिए ओरिजिनल ऑफर है। तो अब 1.2 CR वाला ऑफर भी खत्म हो चुका है, बिकॉज एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ? राहुल ने कहा, राजा ने कहा था राहुल को 1.2 CR में बेचूंगा, जैसे ही राहुल ने कहा 1.1 CR, तो अब ये वाला ऑफर खत्म हो गया। यानी कि राहुल, ये राजा यदि 1.1 CR में घर बेचने को तैयार नहीं है, तो अब राहुल वापस जंप करके नहीं बोल सकता राजा को, अच्छा चल 1.2 CR वाले ऑफर के लिए अपन डन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको बाइंड नहीं कर सकता है ये इस पर्सन को, इसकी स्वीट विल पे है, वो चाहे तो बाइंड हो जाए लेकिन कंपल्सरीली बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि रूल क्या है? एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। काउंटर ऑफर्स का मतलब समझ में आ गया आपको? आइए एक बार वापस पढ़ लेते हैं। व्हेन द ऑफरी, जिसे ऑफर दिया गया है, ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, नॉट एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस बट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस of offer subject to modifications and variations in terms of original offer is said to make a counter offer. ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया ना, तो फिर काउंटर ऑफर होगा। इसमें आप लोग लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ठीक है। इट मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ ए, इसमें पॉइंट ये नोट कर लीजिए, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू, द काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। यस, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। अच्छा, काउंटर ऑफर को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है और कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस में कंडीशन डाल दी ना कि 1 करोड़ में तो नहीं 1.2 CR में बेचूंगा, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट, या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट टेकन एज एन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, वेयर एज एक ऑफर के लिए एब्सोल्यूट एज इट इज एक्सेप्टेंस ही आनी जरूरी होती है, ठीक है। तो आपने लिख लिया, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, और इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। जो मैंने आपको लिखा है काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, इसका मतलब ये होता है, ये भी लिख लीजिए, द ओरिजिनल ऑफरी, द ओरिजिनल ऑफरी cannot thus afterwards go back and accept the original offer, because it has lapsed due to counter offer, because it has lapsed due to counter offer, and thus it purely depends upon the sweet will, it purely depends upon the sweet will of the original
offerer. It purely depends upon the sweet will of the original offerer. ठीक है, तो आप लोगों ने काउंटर ऑफर भी समझ लिया. अब स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर को भी समझना चालू करते हैं कि ये स्टैंडिंग ऑफर या ओरिजिनल ऑफर क्या चीज है. ठीक है, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as a standing open or continuing offer. Tender for supply of goods is a kind of standing offer, यानी कि ऑफर जो एक लंबे समय तक खुला रहता है, इट इज नोन एज अ स्टैंडिंग ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर. खड़ा हुआ है अपनी जगह, खुला हुआ है, कंटिन्यूसली वो ऑफर है आपके पास में. एग्जाम्पल देखिए, फिर समझाना चालू करता हूं. Z Limited requires a large quantity of certain goods during the 12 months period and gives an advertisement inviting tender in the leading newspaper. Z submitted the tender to supply those goods at a specific rate. Z का टेंडर एक्सेप्ट हो गया या अप्रूव हो गया. Now Z's tender becomes a standing offer. Each order given by X Limited will be an acceptance of the offer. आइए समझना चालू करते हैं. स्टैंडिंग ऑफर या फिर ओपन ऑफर या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर. कई बार कुछ फर्म्स होती हैं जिनको कंटिन्यूअस बेसिस पे पूरे साल, 2 साल या एक पीरियड तक माल की सप्लाई चाहिए होती है. तो ऐसी फर्म्स क्या करती हैं, अखबार में एक टेंडर के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है. यस, अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर. तो एक फर्म है, बिजली बनाने की कंपनी है, जिसे पूरे साल कोयले की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो उसने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, हमें अगले 1 साल के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए, कोयला सप्लाई के लिए लोगों से टेंडर इनवाइट कर रहे हैं. ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे दिया. उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के 4 अलग अलग लोगों ने टेंडर फॉर्म भरा. जैसे ही आपने एक्स ने टेंडर फॉर्म उस कंपनी को भेजा, इनविटेशन टू ऑफर पढ़ के एक्स ने कहा मैं पूरे साल आपको कोयले की सप्लाई 10 रुपये किलो पे करने को तैयार हूँ. एक ने कहा 10 रुपये किलो, एक ने कहा 11, 12, 13. मान लीजिए 10 रुपये किलो वाले का टेंडर जो था वो उसने ऑफर दिया. तो भाई कंपनी को सबसे अप्रोप्रिएट ऑफर और दूसरी कंडीशंस को देखते हुए भी इन्हीं का लगा, तो उन्होंने उस ऑफर के प्रति अपना एक्सेप्टेंस दे दिया. ठीक है, क्या था, पूरे साल अगले 12 महीने तक कोयले की रिक्वायरमेंट है भैया. तो मान लीजिए जनवरी महीना आया. ठीक है, जनवरी महीने में उस बिजली बनाने वाली कंपनी ने 1000 kg ऑफ कोल के लिए यहाँ पर पहला ऑफर, जो ये ऑफर था ना यहाँ पर कि 10 रुपये किलो में भेजेंगे, तो 1000 किलो के लिए कंपनी ने पहला यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया. दिस पहला ऑर्डर प्लेस करना इज द फर्स्ट एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट स्टैंडिंग ऑफर विच इज ओपन फॉर नेक्स्ट 1 year और नॉट. स्टैंडिंग ऑफर का मतलब समझ में आया, ओपन ऑफर, कंटिन्यूअस ऑफर. तो जैसे ही कंपनी ने पहला ऑफर यहां पर प्लेस किया, पहला ऑर्डर यहां पर प्लेस किया, इट इज द फर्स्ट एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट स्टैंडिंग ऑफर एंड दिस वुड अमाउंट टू द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही जनवरी या फरवरी महीने में और बिजली की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने, कंपनी ने 2000 किलो के लिए सेकेंड ऑर्डर यहां पर प्लेस किया एक्स को, एंड दस इट बिकम्स द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट. वो सेम ऑफर जो एक्स ने दिया था, पूरे साल आपको कोयला सप्लाई करूंगा 10 रुपये किलो पे, तो वो स्टैंडिंग या ओपन या कंटिन्यूअस ऑफर है जिसके लिए बार बार एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है बिटवीन दीज 2 पार्टीज. तो पहला ऑर्डर देते ही इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, दूसरा ऑर्डर is the act of second acceptance thus leading to second contract. इस तरीके से जितने भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं अगले 1 साल में, वो सारे एक्सेप्टेंस के दायरे में आएंगे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे. कॉन्ट्रैक्ट बनते ही दोनों पार्टीज बाउंड होने लग जाती है या नहीं, कि हाँ हम लोग
इसको पूरा करना है दोनों पार्टीज को, अपने अपने ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो अब स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है ये समझ में आ गया, स्टैंडिंग ऑफर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, पूरे साल खड़े रहते हैं, ये समझ में आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग यही समझ लो ताकि आगे जाके कवर नहीं करनी पड़े। क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टैंडिंग ऑफर जिस भी बंदे ने दिया है वो उसे बीच में विड्रॉ भी करने की ताकत रखता है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पर आने के बाद में उसने वो ऑफर विड्रॉ कर दिया आगे के लिए, तो आगे के लिए विड्रॉ कर दिया ठीक है, लेकिन पिछले वाले तो कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तो उसे एक्स को पूरा करना ही होगा, उनसे वो मना नहीं कर सकता है। आगे के लिए भले ही तूने अपना स्टैंडिंग ऑफर विड्रॉ कर लिया, लेकिन पीछे वाले जैसे ही एक्सेप्टेंस आया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गए या नहीं बन गए, तो अब आपको पीछे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए उन ऑब्लिगेशंस को तो पूरा करना ही पड़ेगा। आगे समझ में, जनरल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर। नंबर 2 क्रॉस ऑफर्स, देन काउंटर ऑफर्स। यस, काउंटर ऑफर के रूल्स। नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूस ऑफर। ये पांचों ही आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कल से हम चालू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दी एक्सेप्टेंस। उसकी कुछ बेसिक बातें आपके साथ में डिस्कस करूँगा which will be very important, और आगे हम essential elements या फिर legal rules relating to acceptance भी देखेंगे। With this, I conclude my today's class. Hope you are understanding the things. कोई problem हो, please do let me know. Thank you so much बेटा।